वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, उसने ठुकरा दिया वक्त की बात है। बहुत समय पहले ये पंक्तियाँ मेरे कान में कभी टकराई थी और आज मैं हर तरफ संबंधों के इस जंजाल में, संबंधों की इस दुनिया में, संबंधों के इस संसार में, संबंधों को लेकर के अनेकों प्रकार के कन्फ्यूजन सुनता रहता हूँ और वो हर एक संबंध कहीं न कहीं इन्हीं दो पंक्तियों के आसपास भटक रहे होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि सफल होना है तो 90% फोकस रिलेशनशिप पर करना चाहिए। इंटरनल रिलेशनशिप, इंटरनल बॉन्ड, इंटरनल नेटवर्किंग, इंटरनल स्टैंडरिंग, और 10% एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, और ये सारी चीज़ें। जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रामायण याद आता है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति संबंध से ही संबंधित है। भगवान राम अपने पिता के वचन के लिए अपने राजपाट का त्याग कर देते हैं। अपने संबंधों के लिए ही भरत पूरे राजपाट को छोड़ करके सन्यासी बन करके राजपाट करते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा के लिए खरदूषण और रावण अपने पूरे एम्पायर की बलि चढ़ा देते हैं। संबंधों की पूरी एक रामायण हमें अनेकों संबंधों की परिभाषा सिखाती है और इन्हीं को उदाहरण रखते हुए मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण रखना चाहता हूँ। आजकल भारतवर्ष में सफलतम बिजनेसमैन में अगर हम किसी को कंसीडर करते हैं तो मुकेश अंबानी की जब बात आती है तो आप मनोज मोदी को नहीं भूल सकते। वही मनोज मोदी जब से उन्होंने रिलायंस ज्वाइन किया तब से आज तक मुकेश अंबानी की परछाई के तौर पे माने जाते हैं। अगर मैं बिरला ग्रुप की बात करूं तो आदित्य बिरला से होते हुए कुमार मंगलम बिरला तक अनेकों ऐसे लोग हैं, चाहे आशकरन अग्रवाला हों, चाहे बगड़िया सर हों, चाहे अनेकों लोग। मैं अगर धीरूभाई अंबानी की बात करूं तो प्रसाद सर हो, परिमो सर हों, ऐसे अनेकों लोग जो परछाई की तरह इन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहे। लाल भाई ग्रुप की बात करूं तो जय शाह परछाई की तरह रहे। मैं रामायण देखता हूं तो वहाँ पर हमेशा संबंधों की ही बात होती है। संबंध मजबूत कैसे किए जाएं और कैसे संबंध को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ये प्रश्न हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में रहता है और इसका एक ही जवाब है और वो है कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री एक ऐसा पेड़ है जो हजारों साल तक खड़ा रहता है। पैसिफिक ओशियन के पास होने के पश्चात भी हवाओं, टाइफून, अनेकों तरह के साइक्लोन एनकाउंटर करने के बाद भी वो खड़ा रहता है। खूब ऊंचा पेड़, खूब चौड़ा धड़, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। कई पेड़ तो इतने चौड़े हैं कि बीच में से काट के सड़कें बनाई गई हैं और गाड़ी आती जाती है। परंतु एक बहुत बड़ी विशेषता है रेडवुड ट्री की, जो जगत के किसी दूसरे पेड़ में नहीं पाई जाती। इतना ऊंचा होने के बाद भी, इतना चौड़ा, इतना विशालकाय होने के बाद भी ये सिविल इंजीनियरिंग के उस फॉर्मूले को चैलेंज करता है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भवन या कोई भी निर्माण जितना ऊंचा, जितना विशालकाय हो, उसी प्रोपोर्शन में उसको ज़मीन में हमको गहराई से कनेक्ट करना होता है। उतना नीचे जाकर के हमको नींव को उतना नीचे जाकर खोदकर बनाना पड़ता है। रेडवुड ट्री तो कुछ ही फीट, ऐसा कुछ लोगों का स्टडी है कि 7-8 फीट मैक्सिमम ज़मीन में उसकी जड़ें जाती हैं। फिर भी इतने
साल तक ये पेड़, जो अभी सबसे ओल्डेस्ट रेडवुड ट्री जो खड़ा है वो लगभग 2200 साल पुराना है। तो ये खड़ा कैसे रहता है? ऐसी स्टडी बताती है कि इसकी जड़ें जो ज़मीन में हैं, उनको यदि आप बड़ा माइन्यूटली और नज़दीक से फॉलो करें तो पाएंगे किसी भी जड़ को आप कुछ इंच तक जब फॉलो करें तो कुछ इंच के बाद वो अपने आप लुप्त सी हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे जड़ में वो जड़ अपने आप को विलुप्त कर देती है, समाहित कर देती है, खो देती है, उसके साथ जुड़ जाती है, एक स्वरूप में, एक रूपता में कन्वर्ट कर लेती है। मतलब सारी की सारी जड़ें इस पेड़ की एक दूसरे के साथ ऐसी जुड़ी होती हैं कि कोई भी जड़ अकेली नहीं होती, उसकी इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी अपनी कोई स्वयं की अलग से पहचान नहीं होती। हर जड़ दूसरे जड़ का हिस्सा बन जाती है और ज़मीन को ऐसे जकड़ कर रखती है कि इतना विशालकाय पेड़ ज़मीन में कुछ ही इंच नीचे होने के बाद भी मजबूती से खड़ा रहता है। 100, 150, 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली तूफानी हवाओं के सामने भी ये पेड़ इतना विशालकाय स्वरूप लेकर भी सीना तान कर खड़ा रहता है, क्योंकि इसे अपनी जड़ों पर विश्वास है, जड़ों की एकता पर विश्वास है, जड़ों की एक रूपता पर विश्वास है। जो भी परिवार, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जड़ों को मजबूती से पकड़ करके रखता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस परिवार को हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए संबंधों को जब समझना है तो उसकी सबसे पहली परिभाषा है कि जब संस्कार की बात आती है, परिवार के फिलॉसफी की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन की बात आती है, तो हर एक व्यक्ति को एक रूपता के ढांचे में ढाल लेना होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम थोड़ा सा ज्ञान, नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, पद, पोजीशन मिलते ही अपने आप को बाकियों से अलग करने लगते हैं। और चाहे अनचाहे आजकल हमने जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, चाहे वो बॉलीवुड से होता हुआ, टेलीविज़न दुनिया से होता हुआ, हमारे आसपास के अनेकों स्पीकर्स एंड फिलॉसफर्स और जो भी स्पीकर्स हैं, इन लोगों ने भी कहीं न कहीं इसी फिलॉसफी को जोड़ दिया है। और यही कारण है कि हम सब कुछ होते हुए भी बहुत ही कमज़ोर हैं और छोटा सा तूफ़ान भी हमारी जड़ों को ही नहीं, हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व को हिलाकर चला जाता है। आइए अपनी जड़ों को पकड़ कर रखें, जड़ों को एक दूसरे से जोड़ें और इस तरह से जोड़ें कि कोई भी तूफ़ान, कोई भी अर्थक्वेक, किसी भी तरह का चैलेंज हमको हिला भी ना पाए, गिराना तो बहुत दूर की बात है। संबंध अच्छे समय में संवारे जाते हैं, बुरे समय में संभाले जाते हैं। संबंध अच्छे समय में संवारे जाते हैं, बुरे समय में संभाले जाते हैं। और यही बात रामायण और सत्यनारायण भगवान की कथा दोनों ही संबंधों को मजबूत करने के लिए बार बार हमें प्रेरित करती है।